जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और रोज की तरह एक बार फिर से आपके लिए एक सुबह सुबह ताज़ा मौका तैयार है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद है आपको ये चैनल बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि जैसा कि आप से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं देखता रहता हूँ। मैं आपको बताऊं कि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर के हिंदी की क्लास, फिर 7 से लेकर के 9 तक पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो आपके लिए ही प्लान किया गया है। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश की क्लास, चित्रांशी मैम की क्लास, महिमा मैम, आशीष सर, देव सर और अखिल सर, और सुबह आपके क्या कहते हैं हिंदी वाले सर। तो पूरी की पूरी क्लासें आपके लिए प्लान है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो टेलीग्राम पे आपको जितने भी हमारे कंटेंट्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। आपको कोई पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछना है, इंडिविजुअल आपको कुछ चैट करना है, तो आप इंस्टा पे आ जाइए। और हमारे जो रील्स हैं, मोटिवेशन कोट्स हैं, ये सब हमारे फेसबुक पे जाते रहते हैं। इसके अलावा हमारे 2 एप्लीकेशन है, एक रेविंग्स और एक काबिल। तो रेविंग्स और काबिल दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही यूजफुल हैं, आप ये कह सकते हैं। काबिल पे बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, जैसे पीडीएफ बहुत सारी हैं वहाँ पे, पीडीएफ्स बहुत सारी हैं, असाइनमेंट बहुत सारे हैं, क्विजेस बहुत सारे हैं, तो आप वो सब भी अपना देख सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई को और सिस्टमेटिक बूस्ट करना है, जैसे एक लूसेंट बुक आती है, उसका कोर्स बड़े ही कम चार्ज में है, 6 मंथ के लिए आपके लिए चार्ज होगा। कॉन्सेप्ट भी है वहाँ पे, एक्सरसाइज भी है, सब कुछ पूरा प्रॉपर आप सीख जाओगे। पूरी डाउट क्लियरिंग भी वहाँ पर आपको कराई जाएगी। ठीक है, अब पूरा जो वर्जन है लूसेंट का, वो हिंदी वर्जन रखा हुआ है, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान से समझ करके अपना कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एनडीए बहुत से लोगों का सपना होता है कि इस तरीके से हम भी ऑफिसर बन के आएंगे, तो उनको हम बता दें कि एनडीए का 6 मंथ का जो हमारा कोर्स है वो बहुत ही कम चार्ज में, बिल्कुल कम चार्ज में आपको तैयार करवाया जाएगा। उसमें 600 से ज़्यादा आवर्स रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट होता है तो डाउट भी आपका क्लियर किया जाएगा इंडिविजुअली। ठीक है, और हाँ, कॉन्सेप्ट तो है ही है, साथ साथ उसकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए कराए गए हैं। मतलब ये सारे सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सिलेबस आपको मालूम बहुत ज़्यादा है। एक बच्चा नहीं डिसाइड कर सकता कि हमें कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी यूसीआई डिजिटल की टीम ने बैठ करके सिलेबस प्लान किया और आपके लिए पूरी वीडियो को शूट किया है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आपके लिए ये बहुत ही कम चार्ज में है, 1 ईयर के लिए भी यही सारी बातें हैं, लेकिन बस उसके लिए चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रोनाउन की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बोथ द गर्ल्स हेल्प्स वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। तो पहले तो ये समझते हैं हम लोग, बोथ को देखा तो ध्यान में आना चाहिए कि बोथ जो हमारे सामने लिखा हुआ है, बोथ बात 2 की कर रहा है, तो अपने आप यहाँ पे बोथ द गर्ल्स आ गया। ठीक है, दूसरी बात ये समझना है कि जब सेंटेंस में बोथ आ जाता है, ऑल आ जाता है, हाफ आ जाता है, तो डिटरमाइनर्स इनके बाद लिखे जाते हैं, कभी इनके पहले नहीं लिखे जाते। आप इस तरीके से लिख दो द ऑल बॉयज़, गलत हो जाएगा, ऑल द बॉयज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, द हाफ मूवी गलत हो जाएगा, हाफ ऑफ द मूवी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बोथ द गर्ल्स जो आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, बोथ द गर्ल्स। अब पास्ट की बात कर रहे हैं, हेल्प्ड। ठीक है, अब लिखा वन अनदर, तो थोड़ा सा प्रोनाउन को समझ लेते हैं कि वन अनदर का इस्तेमाल सेंटेंस में कब किया जाता है, और दूसरा ईच अदर का इस्तेमाल सेंटेंस में कब किया जाता है। तो एक है वन अनदर और दूसरा हमारे सामने ईच अदर। तो वन अनदर का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है मोर देन 2 के लिए, और अगर बात केवल 2 की हो रही है तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं, ईच अदर का। तो आप ध्यान से देखोगे, बोथ से ही क्लियर हो गया कि बात हम 2 की कर रहे हैं। अगर बात हम 2 की कर रहे हैं तो फिर हमें वन अनदर नहीं लिखना है, वहाँ पे हमें लिखना होगा ईच अदर। क्या लिखना होगा, ईच अदर। एक बात, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड फ्रेंड। ठीक है, तो बिलव्ड एडजेक्टिव अपना समझ लीजिएगा। ठीक है, लव अफेक्शन के सेंस में लिखा गया है। अब क्वेश्चन देखो, लेट यू एंड आई, देखो कोई रूल नहीं होता, आप रूल के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। आप समझना कि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट सिखाए होंगे कि अगर सेंटेंस में कभी भी हमने वर्ब को लिखा है या सेंटेंस में कभी भी हमने प्रीपोजिशन को लिखा है, 2 चीज़ें हमने बताई हैं, वर्ब को लिखा जाए या प्रीपोजिशन को लिखा जाए, इनके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है।
भाई वर्ब के बाद आएगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखोगे आप, ये द एयरपोर्ट लिखा है, तो द एयरपोर्ट इज टू का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो जब ये बात आप सीख जाओगे तो आप समझना लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो लेट अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो लेट की वजह से यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कई बार लोग कहते हैं लेट की वजह से आई भी ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, बस लेट का फंक्शन यू तक है कि लेट की वजह से यू ऑब्जेक्ट हुआ है। अब एंड के फंक्शन को समझो। एंड है भैया कम्युलेटिव कंजक्शन, ये इक्वल रैंक को जोड़ता है। अगर एंड के पहले सब्जेक्टिव है तो एंड के बाद सब्जेक्टिव, अगर एंड के पहले ऑब्जेक्टिव है तो एंड के बाद ऑब्जेक्टिव। अब एंड के पहले यू क्या है, एंड के पहले यू ऑब्जेक्टिव है। कैसे पता चला, यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में है क्योंकि भैया लेट ट्रांजिटिव वर्ब है और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर ये यू ऑब्जेक्ट बन चुका है तो एंड के बाद ये आई भी गलत हो जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे, मी। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आई कांट फाइंड वेयर हैज ही गॉन तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अब सेंटेंस आप समझना, जब कभी सेंटेंस के बीच में हम किसी को लिखते हैं, किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखते हैं, तो काम करता है कंजक्शन का, और कंजक्शन के बाद याद रखिएगा हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट, और क्या आता है आपका, वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब रखना होता है किसके बाद, कंजक्शन के बाद। अब ये जो वेयर है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। आई कांट फाइंड व्हाट, वेयर हैज ही गॉन, तो ये गलत है, वेयर के साथ लिखना पड़ेगा ही हैज़ गॉन, क्योंकि वेयर अब की बार प्रोनाउन नहीं है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, नहीं, वेयर प्रोनाउन नहीं है, वेयर एक कंजक्शन है। अगर वेयर एक कंजक्शन है तो बहुत सिंपल सा है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो वेयर ही हैज़ गॉन आपको सेंटेंस में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ आई कांट फाउंड योर बुक, मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो आई कांट फाइंड व्हाट, योर बुक। तो अब की बार ध्यान से देखोगे ना, तो अब की बार आई कांट फाइंड का ऑब्जेक्ट क्या, आई कांट फाइंड व्हाट, वेयर हैज ही गॉन। तो वेयर हैज ही गॉन मत करो, वेयर ही हैज गॉन करो। तो कहने का मतलब है जब इससे कभी भी हम नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंजक्शन होता है। माई सेल्फ एंड शुभम हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो आप समझना, जो माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव कांट बी सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव भी है और आपका इम्फेटिक भी है, माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है, माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो सब्जेक्ट बनने का काम केवल किसको दिया है, आई को। तो माई सेल्फ को सब्जेक्ट क्यों बना रहे हो, कोई कहेगा सब्जेक्ट कहाँ बना रहे हैं, देखो हैव बीन का सब्जेक्ट कौन है, हैव बीन का सब्जेक्ट कौन है, शुभम और माई सेल्फ। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होगा, तो माई सेल्फ मत लिखिए, यहाँ लिखिए आई एंड शुभम। लेकिन आई एंड शुभम भी गलत हो गया, क्योंकि जब कभी भी हम सिंगुलर को जोड़ते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं 2 3 1, तब जब वो गिल्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस ना दे रहे हो तो हम लिख रहे होंगे 2 3 1, यानी हम लिख रहे होंगे इसको शुभम एंड आई। हम क्या लिख रहे होंगे, इसको हम लिखेंगे शुभम एंड आई। हम इस तरीके से सेंटेंस को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है नीदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। अब देखना, दा क्यों नहीं लगाया बेड के पहले, बेड अगर सोने के लिए बनाया गया है और हम उसे सोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पहले हमें दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बने, अगर वो अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हो रही है तो उसके पहले हम दा नहीं लगाते। ये बात आपको पता होना चाहिए। जब ये बात पता आ जाएगी तो गलती कहाँ हुई। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी हम नीदर से या ईदर से या एवरी से सेंटेंसेस को ऐड करते हैं तो उनके साथ पजेशन ध्यान रखिएगा हमेशा क्या आता है, पजेशन हमेशा उनके साथ हिज आता है या तो हर आता है, देर नहीं आता, क्योंकि सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं भाई। तो यहाँ देर हटाइए, या तो हिज लगाइए या तो हर लगाइए, दोनों ही सही माना जाएगा। बात करें आगे, ही हैज़ नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो द सेम लिखा जाता है, द सेम अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और द सेम का मीनिंग कन्वे करने वाला एक वर्ड आपका इट है जो अपने आप में प्रोनाउन है। पहले आप इन दोनों के फंक्शन को समझें। द सेम अपने आप में एडजेक्टिव है और इट आपका प्रोनाउन है। आप दोनों के फंक्शन को पहले समझें। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आप ध्यान से देखोगे तो फॉर का ऑब्जेक्ट आप किसे बना रहे हो, द सेम को। क्या कभी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई एडजेक्टिव बनता है?
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई नाउन बनता है, कोई प्रोनाउन बनता है, आईएनजी फॉर्म बनती है, एडजेक्टिव नहीं बनता। तो या तो हम ये कर दें फॉर द सेम मीटिंग, चलो एक नाउन लिख दें, एडजेक्टिव के बाद उसे ऑब्जेक्ट बनाएं, या तो हम द सेम को हटा के क्या लिख दें, इट लगा दें। कहने का मतलब है द सेम को अगर कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसके साथ आप नाउन लिखिए, तब जाके बनेगा, क्योंकि इसका फंक्शन एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता नहीं। द क्राउड सर्च फॉरवर्ड टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट लीडर। जब पूरे क्राउड एक मत हैं तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। भाई पूरी भीड़ उमड़ रही है, एक मत है, सिंगुलर उनको माना जाता है। बहुमत होते हैं, सेंस ऑफ मल्टीट्यूड होता है तो उन्हें प्लूरल माना जाता है। तो अगर आपने सुना होगा जूरी इज एग्रीड, एग्री है एक मत तो इज लगा दिया, एंड जूरी वर डिवाइडेड, मल्टीट्यूड का सेंस हुआ तो वर लगा दिया। तो जब वो एक मत है तो उसके लिए देयर मत लिखिए, उसके लिए लिखिए इट्स, क्योंकि उस एक मत के लिए इट्स आएगा और बहुमत के लिए देयर आता है। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नीदर हैज एनी मेरिट। देखो याद रखना, सेंटेंस में अगर कभी भी आपने ईदर यूज किया है, सेंटेंस में अगर कभी भी आपने नीदर यूज किया है तो इनका इस्तेमाल 2 के लिए होता है। 2 से ज़्यादा के लिए ईदर के स्थान पे एनी और नीदर के स्थान पे नन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया है पहले भी। तो अब ध्यान से देखोगे 3 sons लिखा है तो यहाँ पे नीदर मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप नन हैज़, ठीक है। नीदर रमेश नॉर राजेश हैव डन देयर वर्क। तो ध्यान से रखना, ये नीदर तो डिटरमाइनर है जिसके अकॉर्डिंग रमेश आया है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने पास वाले के अकॉर्डिंग आती है जब हम उसे और या नॉर से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? और या नॉर से। तो राजेंद्र अगर सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग हैज़ आया है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? हिज। यहाँ पे भी हम देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिरी क्वेश्चन, आई एंड टीना विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। ये सेंटेंस भी बड़ा सिंपल सा है, 2-3 एक कभी मैंने कहा था तो आप क्या कर देंगे? टीना एंड आई, क्योंकि आज की क्लास में मैंने अभी पढ़ाया है कि जब कभी सेंटेंस गिल्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करे, अपोलॉजी की बात करे तो हमेशा 1-2 करना, सिंगुलर प्लूरल मत देखना। नहीं तो जब हम सिंगुलर प्रोनाउन को जोड़ें तो 2-3-1, प्लूरल प्रोनाउन को जोड़ें तो 1-2-3। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना होगा हमेशा के लिए। और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक प्लीज़ इसे शेयर किया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।